हेलो एवरीवन, मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो हमारे आने वाले बोर्ड एग्जाम 2023 में कंस्टिट्यूट करेंगे 7 मार्क्स। आज हम इस चैप्टर में बेसिकली स्टडी करेंगे इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस एंड नॉमेनक्लेचर रूल्स जो कि हमारे होते हैं IUPAC रूल्स के अकॉर्डिंग। देन हम स्टडी करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड देन हम स्टडी करेंगे CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जहां से आपको आने वाले बोर्ड एग्जाम्स में एक ना एक क्वेश्चन तो 110% मिलने वाला है। टोटल यहाँ का जो रूल रहेगा वो रहेगा 1 + 1 + 2 + 3, तो हमारा ओवरऑल कितने मार्क्स हो गए? 7 मार्क्स। यहाँ पे हम जितना भी कंटेंट है, जितना भी सिलेबस है, जितना भी डिटेल सिलेबस है वो मैं यहाँ पे आप लोग को कराने वाली हूँ। यहाँ पे हम थ्योरी के लिए अपने आप को प्रिपेयर करने वाले हैं, पूरी 7 मार्क्स की थ्योरी। लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। यहाँ पे आप सभी लोग देख पा रहे होंगे, हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशन। बेसिकली कोऑर्डिनेशन एंटिटी, लाइगेंड्स, कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन नंबर। अब अगर हम बात करें कोऑर्डिनेशन एंटिटी, तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम बात किसके बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जैसे हमारा चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, तो बेसिकली हमने देखा कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, हमारे 118 एलिमेंट्स हैं, सारे एलिमेंट्स आपस में कुछ ना कुछ कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। कोई आयनिक बॉन्डिंग करता है, कोई कोवेलेंट बॉन्डिंग करता है। तो अगर हम बात करें ट्रांजिशन मेटल्स की, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, जो हमारे डी ब्लॉक के अंदर कॉन्स्टिट्यूट हो रखे हैं, ठीक है, जिनकी डी ऑर्बिटल में एंट्री हो चुकी है, जो अपनी डी ऑर्बिटल्स में या तो फिर या 5 इलेक्ट्रॉन्स, हाफ फिल्ड या फिर 10 इलेक्ट्रॉन्स फुली फिल्ड शेल्स में भर चुके हैं, ऐसे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को, जिन्हें हम ट्रांजिशन मेटल्स भी बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं, जब वो बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कंपाउंड्स बनाते हैं, जब वो आपस में मिक्स होते हैं, कंपाउंड्स बनाते हैं, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, या फिर हम इन्हें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस की, जो हम इस चैप्टर में बार बार यूज करने वाले हैं। यहाँ पे जो पहला टर्म है वो है कोऑर्डिनेशन एंटिटी। अब बेसिकली अगर हम देखें तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी, फॉर एग्जांपल कोऑर्डिनेशन एंटिटी में मैंने लिया FeNH3 6। आपको ये कंपाउंड दिख रहा है, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। अब आप पहचानेंगे कैसे कि ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है? सबसे पहले ये ब्रैकेट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी को रिप्रेजेंट करने में। ये जिस ब्रैकेट के अंदर ये जितना भी पार्ट मेंशन है, जैसे FeNH3 6, ठीक है, इस पूरे को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी। ये अपनी इसकी एक अपनी पहचान है, अपनी एक एंटिटी है, अपनी एक आइडेंटिटी है। ठीक है, तो बेसिकली कोऑर्डिनेशन एंटिटीज जो होती हैं वो हमारी कहाँ पर मेंशन होंगी? ब्रैकेट के अंदर। अब बहुत बार आपको एग्जांपल में ऐसा कुछ भी मिल जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल हम दूसरा एग्जांपल यहाँ पर लेकर देखते हैं। हमने लिया FeCl2NH3 3+, यहाँ पे बाहर मैंने K4 ले लिया। ठीक है, हम ऐसे इस तरीके के कंपाउंड्स बना सकते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को यूज करके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बना सकते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बना सकते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट को सेंट्रल मेटल एज्यूम करके या सेंट्रल मेटल को यूज करके। ठीक है, तो अब बेसिकली ये जो ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट जैसे कि मैंने पहले डिस्कस किया, ये ब्रैकेट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है हमारा कोऑर्डिनेशन एंटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो बेसिकली एक कोऑर्डिनेशन एंटिटी में हमारा क्या क्या होता है? एक तो सेंट्रल मेटल होता है। सेंट्रल मेटल हमारा हर केस में क्या होगा? डी ब्लॉक एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट या फिर ट्रांजिशन मेटल। ठीक है, इसमें एक एटम होगा या आयन होगा जो फिक्स नंबर ऑफ आयन्स के साथ कनेक्टेड होगा। जैसे Fe के साथ यहाँ पे Cl भी कनेक्ट हो रखा है,
और NH3 भी कनेक्ट हो रखा है। तो Fe यहाँ पे क्या है, सेंट्रल मेटल है या फिर एटम। ठीक है, तो बेसिकली इस पूरे ब्रैकेट के अंदर जो भी रिप्रेजेंटेशन है फॉर्मूला का, उसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी। ठीक है, अब नेक्स्ट है यहाँ पे लाइगेंड्स। लाइगेंड्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, जैसे कि हम जानते ही हैं लाइगेंड्स। ठीक है, लाइगेंड्स के पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जिनके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो तो देने के लिए रेडी है। ठीक है, तो बेसिकली जैसे कि हमने कंपाउंड लिया FeCl2 NH3 4। ठीक है, मैंने अभी इसके बाहर K4 लिया। ठीक है, बेसिकली हमने जैसे कि देखा कोऑर्डिनेशन एंटिटी हमारी इस ब्रैकेट के अंदर एनक्लोज हो जाती है। तो मैम इसका क्या, अभी K4 क्या है, तो K4 को हम बोलते हैं काउंटर आयन। ठीक है, अब अगर हम कॉम्प्लेक्स एंटिटी के अंदर आते हैं, कोऑर्डिनेशन एंटिटी में दोबारा से एंटर करते हैं, तो बेसिकली हमें दिख रहा है यहाँ पे वर्ड लाइगेंड्स। अब ये लाइगेंड्स क्या है, तो लाइगेंड्स कुछ ऐसे रिच एक्सेस में होने वाले इलेक्ट्रॉन, जिनके पास एक्सेस में इलेक्ट्रॉन्स है, भर भर के इलेक्ट्रॉन्स है उनके पास, देने के लिए रेडी है वो हमेशा। ठीक है, तो जब वो देने के लिए रेडी है तो कोई लेने के लिए भी रेडी होगा। तो बेसिकली क्या होता है, एक लेने के लिए रेडी है जिसे हम बेसिकली क्या बोलते हैं, सेंट्रल मेटल। ठीक है, अब सेंट्रल मेटल हमारा बेसिकली कहां से होगा, डी ब्लॉक एलिमेंट होगा। ठीक है, अब ये लेने के लिए रेडी है, और जो लाइगेंड्स हैं या जिसे बेसिकली लिगैंड्स भी बोलते हैं, ये देने के लिए रेडी है। तो ये आपस में क्या करते हैं, ये आपस में एक बॉन्डिंग क्रिएट करते हैं, और उसी बॉन्डिंग को हम क्या बोलते हैं, उस बॉन्डिंग के थ्रू बनने वाला कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बन सकते हैं यहाँ पे, अगर आयंस है तो आयनिक बॉन्डिंग हो सकती है यहाँ पे। ठीक है, और ऐसे जो बॉन्डिंग होती हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स फॉर्म करती हैं, और उन्हीं कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है, अब बेसिकली यहां पर आप देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट, जिनका नाम ही है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे बॉन्डिंग भी आपकी कैसी देखी जाएगी, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। ठीक है, तो बेसिकली एक साइड है हमारे पास लाइगेंड्स, लिगैंड्स भी बोल सकते हैं आप लोग। ठीक है, एक साइड है हमारे पास लाइगेंड्स, लाइगेंड्स देने के लिए रेडी है, और सेंट्रल मेटल आपके पास लेने के लिए रेडी है। ठीक है, तो जो लेने के लिए रेडी है वो हमेशा क्या होगा, डी ब्लॉक एलिमेंट होगा, और जो लिगैंड होगा वो हमेशा देने के लिए रेडी होगा, क्योंकि उसके पास ज्यादा है। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर। अब अगर हम देखें तो इन दोनों के बीच में जब कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग होती है, बॉन्डिंग होने के बाद जो कंपाउंड्स बनते हैं उन्हें हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स या फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है, तो लाइगेंड्स क्या है, लाइगेंड डोनर एटम है, डोनर आयंस भी हो सकते हैं, डोनर मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। उसे किसे देना है, सेंट्रल मेटल को। सेंट्रल मेटल को वो क्यों देगा, क्योंकि जो उसकी ऑर्बिटल्स हैं वो वैकेंट है। तो इतना रोल क्लियर। अब जैसे हम इस फॉर्मूला में देखें, इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में देखें, तो Fe हमारा क्या है, सेंट्रल मेटल या फिर सेंट्रल एटम। ठीक है, अब अगर आप क्लोरीन देखो, आप देखो कि ये तो सेंट्रल मेटल हो गया। ठीक है, अब इसके बाद क्लोरीन भी यहाँ पे प्रेजेंट है और एमोनिया भी यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, और क्लोरीन भी यहाँ पे 2 प्रेजेंट है और एमोनिया यहाँ पे टोटल 4 प्रेजेंट है। तो अगर हम देखेंगे कि क्लोरीन भी है यहाँ पर और एमोनिया भी है, तो ये किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं, लाइगेंड्स की तरह। क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स देने के लिए रेडी बैठे हुए हैं। ठीक है, तो क्लोरीन भी यहाँ पे लाइगेंड की तरह वर्क कर रहा है और NH3 भी यहाँ पे लाइगेंड की तरह वर्क कर रहा है। ठीक है, तो बेसिकली एक ब्रैकेट के अंदर किस किस का रोल है एक सेंट्रल एटम का, रोल है लाइगेंड्स का। ठीक है, जब हम आगे हम होमोलैप्टिक सीरीज, होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस या फिर हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस पढ़ेंगे, तो बेसिकली हम वहां पर देखेंगे कभी कभी ऐसा होता है कि सिर्फ एक ही लाइगेंड हमारे पास है, कभी कभी ऐसा होता है कि 2 लाइगेंड हमारे पास है, तो वहां पर हम उसमें डिफरेंसेस देखेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको रोल समझना है कि लाइगेंड क्या है, क्योंकि अगर आपको लाइगेंड समझ आ गया तो आपको डेंटिसिटी भी समझ आ जाएगी, और अगर आपको एक बार डेंटिसिटी समझ आ गई तो आपको पूरा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड समझ में आ जाएगा। क्योंकि मेन जो रोल है, क्योंकि देने वाला तो यही है, जब देने वाला रेडी होगा
तभी तो लेने वाला लेगा, ठीक है। अब अगर हम इसके आगे बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर्स की, तो कोऑर्डिनेशन नंबर, अब ये लाइगेंड प्रेजेंट है, मैंने अभी अभी बोला आप लोग को कि कभी कभी क्या होता है हमारे पास कि एक ही लाइगेंड होता है, कभी कभी होता है कि बहुत ज्यादा 2 लाइगेंड्स होते हैं, ठीक है। अब इनका भी तो अपना नंबर है, ये किस रेंज में है, इनके ऊपर चार्ज क्या है, इनका अपना भी तो कोई चार्ज होगा। तो बेसिकली टोटल नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो भी सेंट्रल मेटल एक्सेप्ट करेगा, जैसे यहाँ पर क्या होगा, क्लोरीन भी देगा और अमोनिया भी देगा। अमोनिया कितने दे रहा है, 4, और क्लोरीन कितने दे रहा है, 2। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो बेसिकली टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो भी सेंट्रल एटम एक्सेप्ट करेगा वो क्या हो जाता है, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। तो जितने भी लाइगेंड्स प्रेजेंट हैं, लाइगेंड्स हमारे 2 प्रेजेंट होंगे, एक प्रेजेंट होगा, लेकिन हम उसमें हमें ये काउंट करना है वो कितने इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, ठीक है। और जब हम उसका ओवरऑल सम निकालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। तो एक बार जब आपको लाइगेंड्स का कंसेप्ट समझ में आ जाएगा तो हमें कोऑर्डिनेशन नंबर्स का भी कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। अब बेसिकली जैसे फॉर एग्जांपल हमने यही एग्जांपल लिया Fe, Cl2, NH3, ठीक है, हमने ये ले लिया। अब हम बात करें, हमने देख लिया कोऑर्डिनेशन एंटिटी ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। उसके बाद इस ब्रैकेट से इस ब्रैकेट तक ये क्या है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी, और ये पूरा क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है। K4 यहाँ पर क्या है, चाहे वो पहले लिखा हो चाहे वो बाद में लिखा हो, ठीक है, वो बेसिकली क्या होता है, काउंटर आयन। K4 को हम बाद में भी लिख सकते हैं, इसका यहाँ पर तो कोई रोल चेंज नहीं होगा, लेकिन जब हम नॉमेनक्लेचर रूल्स पढ़ेंगे तो वहां पे उसका रूल जरूर चेंज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने लाइगेंड्स देखा, लाइगेंड्स के बाद इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं, देने के लिए तत्पर रेडी हैं, मतलब रेडी हैं, हमेशा रेडी बैठे हैं, ठीक है। इसमें भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड्स भी होते हैं और वीक फील्ड लाइगेंड्स भी होते हैं, जो हम बाद में देखेंगे जब हम बीबीटी पढ़ेंगे, सीएफटीज पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद हमने कोऑर्डिनेशन नंबर देखा कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने मिल रहे हैं मेटल को, आप दोनों तरीके से निकाल सकते हो। लाइगेंड जो भी प्रेजेंट लाइगेंड है वो 1 है 2 है, ठीक है, वो कितने दे सकता है, या तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो, या फिर ये जो सेंट्रल मेटल है, सेंट्रल एटम है, ये कितने ले सकता है, आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर की। ऑक्सीडेशन नंबर जब हम निकालेंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर में हम बेसिकली जो यूज करेंगे, हमें किसकी स्टेट निकालनी है, ऑक्सीडेशन नंबर मतलब चार्ज। जैसे बेसिकली हम आयोनिक कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं, हम तो उस केस में हम क्या बोल देते हैं, वैलेंसी बोल देते हैं, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर भी हम बोलते हैं। उसके बाद हम अगर कोवेलेंट कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं तो कोवेलेंट बॉन्डिंग में हम फॉर्मल चार्ज बोल देते हैं, जो इंडिविजुअल चार्ज होता है। वैसे ही यहाँ पर जब हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बात कर रहे होते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की बात कर रहे होते हैं, तो बेसिकली जो हमारा कॉम्प्लेक्स एंटिटी होती है, जो हमारी कोऑर्डिनेशन एंटिटी होती है, ठीक है, उस केस में हमने क्या बोल देते हैं, उसे ऑक्सीडेशन नंबर। अब देखते हैं कैसे निकालते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। बेसिकली ऑक्सीडेशन नंबर जो निकाला जाएगा वो किसका निकाला जाएगा, जैसे कि हम सभी को पता है सेंट्रल एटम का, ठीक है। तो जो भी चीज हमें नहीं पता है, जो भी चीज हमें फाइंड आउट करनी है, जैसे रूल्स हम फॉलो करते हैं तो हम उसे क्या लेट करते हैं, एक्स, तो मैंने भी यहाँ पे से क्या लेट कर लिया, एक्स, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है नेक्स्ट, Cl2 है। अब Cl2 तो देने के लिए रेडी है, ये तो लेगा है नहीं, तो हमें इसका एक तो चार्ज पता होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे Cl2 का चार्ज, Cl का चार्ज कितना होता है, -1, ठीक है, और कितने Cl है हमारे पास, 2, तो 2 के हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। नॉर्मल रूल्स कर रहे हैं यहाँ पे, नॉर्मल मैथमेटिक्स कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद 4 है हमारा, NH3 एक मॉलिक्यूल है और मॉलिक्यूल के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, इसी वजह से इसका चार्ज क्या हो जाएगा, 0। ये बन गई हमारी राइट हैंड साइड। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है तो हमें लेफ्ट हैंड साइड में, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, तो हमें कुछ राइट हैंड साइड में भी रखना पड़ेगा, क्योंकि आपने देखा है मैथमेटिक्स में हम जब x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, किसी भी अलजेब्रिक वैल्यू की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, एक राइट हैंड साइड होती है हमारे पास, एक लेफ्ट हैंड साइड होती है। तो सेम यहाँ पर भी है, हमने जब लेफ्ट हैंड साइड हमने ये ले ली है, हमने ओवरऑल एंटिटी का चार्ज ले लिया,
ठीक है, हमने कितने मॉलिक्यूल्स उसके प्रेजेंट हैं ये ले लिए, अगर उस पर चार्ज एग्जिस्ट करता है तो वो भी मेंशन कर दिया, और अगर नहीं करता तो हमने उसे 0 ले लिया। ठीक है, तो अब अगर हम इसको देखेंगे तो हमने इसकी राइट हैंड साइड को कितना रखना है, 0। अगर चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है तो हम उसे उस चार्ज को ले लेंगे। अभी जब हम एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस में आप लोग को पढ़ाऊंगी, कैटायनिक पढ़ाऊंगी, ठीक है, तो तब हम वहां पर देखेंगे कि वहां पर हम कैसे वो लेते हैं। अब देखिए बेसिकली ये जो कंपाउंड है हमारे पास, ठीक है, तो हमने इसे लिया x -2 + 4 इज टू 0। ठीक है, और x ये क्या हो गया आपका, +2 इज टू 0। तो x की जो वैल्यू आएगी हमारी कितनी आ जाएगी, +2। ठीक है, तो जो ऑक्सीडेशन नंबर हमारे पास आया वो कितना आ गया, FeCl2NH3 में हमारा जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना आ गया, x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, +2। ठीक है, अब x की वैल्यू जब हमारे पास +2 आ गई, क्यों, क्योंकि NH3 की वैल्यू तो 0 हो गया, चार्ज 0 हो गया, और Cl2 की वैल्यू क्या थी, -1, तो 2 × -1 जैसे कि अभी हमने निकाला। ठीक है, तो x = क्या आ गया हमारे पास, +2। तो x की जो स्टेट आई है, ऑक्सीडेशन स्टेट आई है, ये ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, बहुत अच्छे से, क्योंकि ये हमारा वीबीटी में भी रोल प्ले करेगा। ठीक है, जब हम बैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ेंगे तब हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि हमें वहां पे डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स में भी, सीएफटी में भी कहीं ना कहीं रोल प्ले करेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जहां से आपको क्वेश्चन मिल ही रहा है बोर्ड्स में, ठीक है, जो नॉमेनक्लेचर वाला पार्ट है हमारा, वहां पर हम ऑक्सीडेशन नंबर के बिना नॉमेनक्लेचर नहीं कर सकते हैं। तो नॉमेनक्लेचर में भी ऑक्सीडेशन नंबर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, अब बेसिक डिफरेंस तो आप लोग को पता ही होगा, जैसे ये +2 आ गया है तो हम इसे वैलेंसी नहीं बोल सकते, ठीक है, बल्कि ये चार्ज है, लेकिन हम इसे वैलेंसी नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते वैलेंसी, क्योंकि वैलेंसी चेंज नहीं होती है, लेकिन जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो हमारा चेंज होता रहता है टाइम के अकॉर्डिंग। जिस कॉम्प्लेक्स में आया है, जिस कॉम्प्लेक्स में बन रहा है, जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रहा है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फॉर्म कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग उसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि हमेशा चेंज होगा ही, ठीक है, सेम भी रह सकता है और चेंज भी हो सकता है। और इसी पैरामीटर पे हम वैलेंसी को और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के ऑक्सीडेशन नंबर को अलग अलग करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम ये 4 बेसिक डेफिनेशन है जो आप बार बार, उसके बाद तो हमें लाइगेंड्स पे ही ज्यादा फोकस करना है क्योंकि डेंसिटी अभी हमने पढ़नी है। ठीक है, उसके बाद आपको जो ये 4 बेसिक डेफिनेशन हैं ये बार बार यूज होंगी, इसी वजह से इस पे आपको बार बार वर्क करना है। अब यहाँ पे मैं आपको बेसिकली डिफरेंस समझाने वाली हूँ। होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस, हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, अब जैसे कि इसका टर्म है, मीनिंग निकाल सकते हैं हम। बेसिकली देखिए केमिस्ट्री में, इवन साइंस के हर सब्जेक्ट में आप वर्ड से मीनिंग निकालना सीखिए। ठीक है, तो होमो मतलब क्या होता है, सेम। ठीक है, लैप्टिक यहाँ पे किसको इंडिकेट कर रहा है, लाइगेंड्स को। ठीक है, और कॉम्प्लेक्सेस तो हम पढ़ ही रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस या फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो इसका मतलब है यहाँ पर एक जैसा लाइगेंड प्रेजेंट होगा। लाइगेंड तो कोई सा भी हो सकता है, बहुत सारे लाइगेंड हैं, स्ट्रॉन्ग लाइगेंड भी हो सकता है, वीक लाइगेंड भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन प्रेजेंट कितना होगा, एक ही होगा। यहाँ पे क्या होगा, हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस होंगे। हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस में क्या होगा, हेट्रो मतलब डिफरेंट। अब डिफरेंट कॉम्प्लेक्स तो एक ही है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर तो पूरा है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी तो पूरी है, लेकिन लाइगेंड्स में कुछ ना कुछ ऊपर नीचे हो रहा है। मतलब एक लाइगेंड नहीं है, यहाँ पे 2 लाइगेंड्स हैं। ठीक है, जब हम वीबीटी की थ्योरी पढ़ेंगे, सीएफटी में पढ़ेंगे और देखेंगे कि स्ट्रॉन्ग लाइगेंड्स स्ट्रॉन्ग फील्ड क्रिएट करते हैं तो ज्यादा स्टेबिलिटी दे देते हैं, और जो वीक लाइगेंड भी प्रेजेंट होता है किसी कोऑर्डिनेशन स्फीयर में तो उसकी स्टेबिलिटी कैसे ऊपर नीचे हो जाती है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें होमोलैप्टिक इसका एग्जाम्पल लेते हैं,
जैसे हमने लिया बेसिकली, यहाँ मैंने फॉर एग्जांपल K4 क्या रहेगा, काउंटर आयन। आप कोई भी ले सकते हो, ऐसा नहीं है हम सिर्फ K4 ही ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन काउंटर आयन हमेशा ब्रैकेट के बाहर आएगा, ठीक है। उसके बाद अब जैसे कि हमारा टर्म है होमो मतलब सेम, लेकिन क्या सेम होना चाहिए, हमारा जो लाइगेंड है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। तो K4 हमारे पास आ गया है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया Fe और मैंने यहाँ पे ले लिया NH3, ठीक है, मैंने इसे चार्ज भी ले लिया फॉर एग्जांपल, ठीक है, ले लिया मैंने चार्ज। अब यहाँ पर ये मुझे पता है, ये K4 मेरा क्या है, सेंट्रल एटम। Fe मेरे पास क्या है यहाँ पर, Fe मेरे पास है यहाँ पर K4 हमारे पास काउंटर आयन, Fe हमारे पास क्या है, सेंट्रल एटम, NH3 हमारे पास क्या है, लाइगेंड, ठीक है। अब एक ही लाइगेंड है, ठीक है, और इसी ने इलेक्ट्रॉन्स देने हैं, ठीक है। तो Fe लेने के लिए तैयार है और NH3 देने के लिए तैयार है। तो बेसिकली इसमें जब एक ही लाइगेंड प्रेजेंट होगा तो ऐसे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस को, ऐसे कोऑर्डिनेशन एंटिटी को, ठीक है, या हम कॉम्प्लेक्स, हम ये भी बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स को, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को हम क्या बोलेंगे, हम यहाँ पे बोलेंगे होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। अब बात करते हैं हेट्रोलेप्टिक की। तो अब यहाँ पे तो एक ही था, तो अब यहाँ पे हमें दो लाने होंगे। तो हमने सेम K4 हमारा क्या है, काउंटर आयन, मतलब ब्रैकेट से जो बाहर है, आगे है या पीछे है, यहाँ पे तो इसका कोई रोल चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन जब हम नॉमेनक्लेचर करते हैं तब इसमें रूल चेंज हो जाते हैं, ठीक है। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं, कुछ लाइगेंड्स ऐसे होते हैं जिनके नेम चेंज हो जाएंगे, वो हम रूल्स में जब पढ़ेंगे, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे ले रहे हैं Fe, यहाँ हम ले रहे हैं Cl2, यहाँ मैंने ले लिया NH3 4, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे हमारे पास कितने कॉम्प्लेक्सेस हैं, कितने लाइगेंड्स हैं हमारे पास, दो। एक तो हमारे पास क्लोरीन है और एक हमारे पास अमोनिया है। तो क्लोरीन भी देने के लिए रेडी है और अमोनिया भी देने के लिए रेडी है, तो दोनों का वर्क हो रहा है। तो ऐसे कंपाउंड्स क्या होते हैं हमारे, या ऐसे कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं, हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट उसमें। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब हमें ये तो पता चल गया भाई लाइगेंड्स है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके पास देने के लिए, भर भर के इलेक्ट्रॉन्स हैं देने के लिए, ठीक है। लेकिन कैसे देंगे वो, देने के लिए इलेक्ट्रॉन्स, बेसिकली हमें कैसे पता चलेगा कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है देने के लिए, दो इलेक्ट्रॉन है, तो बेसिकली वो तो उसके चार्ज से ही पता चलेगा, ठीक है। तो बेसिकली कितने एटम, डोनर एटम प्रेजेंट है किसी भी लाइगेंड में, ठीक है, वो होती है उसकी डेंसिटी, ठीक है। बेसिकली हमारा जो पहला वो है वो क्या है, यूनिडेंटेट, ठीक है। फिर हमारे पास आएगा डाइडेंटेट, ठीक है। फिर हमारे पास आएगा पॉलीडेंटेट। तो बेसिकली यूनिडेंटेट मतलब ऐसे लाइगेंड्स, चाहे वो स्ट्रॉन्ग लाइगेंड्स हो चाहे वो वीक लाइगेंड्स हो, लेकिन उनकी जो डेंसिटी होगी वो क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। डाइडेंटेट मतलब जो वीक लाइगेंड्स हैं या स्ट्रॉन्ग लाइगेंड्स हैं, वो तो उनकी प्रॉपर्टीज है, वो हम आगे देखेंगे कि वो कैसे स्टेबिलिटी में हिंड्रेंस वो कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम डाइडेंटेट की बात करें तो यहाँ पर जो डेंसिटी होगी वो कितनी हो जाएगी, 2, ठीक है। पॉली में हमारे बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस आते हैं, जैसे यहाँ पे तो बेसिकली जितने भी कॉम्प्लेक्सेस हैं वो हमारे किसकी तरह वर्क करेंगे, जैसे हमारे Cl है तो Cl क्या है हमारा, यूनिडेंटेट, ठीक है। डाइडेंटेट हमारा En आता है, तो ये खुद में ही एक क्या चिलेट इफेक्ट शो कर रहा है, चिलेशन शो कर रहा है, ठीक है। तो ये कैसा कंपाउंड, ये कैसा लाइगेंड है हमारे पास, डाइडेंटेट, ठीक है। इसके ऊपर अपना ही -2 चार्ज है, उसके आगे कितने मॉलिक्यूल शेयर कर सकता है, कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, वो पेयर में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं पॉलीडेंटेट में। पॉलीडेंटेट में हम बहुत सारे कंपाउंड्स पढ़ते हैं, लेकिन बेसिकली जो हम पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं EDTA, जो कैसा लाइगेंड होता है, हेक्साडेंटेट। तो बेसिकली डेंसिटी क्या है, डेंसिटी का मतलब है कितने एटम शेयर कर सकता है कोई भी लाइगेंड, ठीक है। मतलब लाइगेंड्स की एक तरीके से पावर,
कितनी पावर है उनमें, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें जो वो शेयर कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बेसिकली जैसे कि हम यहाँ पे देखेंगे टाइप्स ऑफ लाइगेंड्स, हमने अभी देखा डेंसिटी, तो हमने देखा कैपेसिटी, ठीक है, किसी भी लाइगेंड की। तो बेसिकली लाइगेंड्स को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। फर्स्ट इज मोनोडेंटेट, मोनो मीन्स वन, डेंटेट मतलब उसका जो चार्ज है, उसके पास जितने एटम्स हैं, डोनर एटम, उसके पास कितना एटम होगा, सिंगल एटम होगा। ठीक है, तो वो मेटल एटम को कितना दे सकता है, सिर्फ एक सिंगल डोनर एटम उसके साथ, मेटल एटम के साथ है। ठीक है, उसके बाद बाइडेंटेट, जब एक मेटल एटम दो डोनर एटम से कंबाइन हो रखे होते हैं। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है इथेन 1,2 डायमीन, जिसे मैंने अभी आप लोग को बताया EN। ठीक है, उसके बाद पॉलीडेंटेट लाइगेंड्स, पॉली मतलब बहुत सारे जिसमें डोनर एटम बहुत सारे हों, ऐसा लाइगेंड जिसमें मतलब हमें ये तो पता है कि लाइगेंड है, देने के लिए रेडी है क्योंकि ज्यादा है उसके पास। ठीक है, लेकिन अगर देने वाले को भी एक और देने वाला मिल जाए, ठीक है, तो उसकी पावर बढ़ जाएगी। तो सेम यहाँ पर हो रहा है, मोनोडेंटेट में तो एक ही डोनर एटम है। ठीक है, बाइडेंटेट में हमारे पास क्या हुआ है, दो डोनर एटम हो गए हैं। पॉलीडेंटेट में ट्राई से लेकर हेक्सा तक हमारे बहुत सारे डोनर एटम होते हैं, लेकिन बेसिकली जो EDTA है, इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसीटेट आयन, ठीक है, ये आयंस हैं, इसका मतलब है इससे कुछ ना कुछ आयोनिक इफेक्ट है। इसका मतलब है या तो ये कैटायनिक होंगे या तो ये एनायनिक होंगे। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। EDTA, ठीक है, ये हेक्साडेंटेट है, लेकिन ये क्या है, आयन। आयन का मतलब होता है कि उस पर चार्ज है। चार्ज कैसा चार्ज, जो उसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के बाद भी एक्स्ट्रा चार्ज बच गया। तो या तो कोई लाइगेंड न्यूट्रल होगा, जैसे कि अभी हम देख रहे थे, न्यूट्रल में क्या होगा, उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल FeCl2 NH3 4, इसके ऊपर आपको कोई चार्ज दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ये क्या कॉम्प्लेक्स है, न्यूट्रल। ठीक है, अब अगर मैंने इसके ऊपर 3- ले लिया, ठीक है, या फिर 3+ ले लिया, एक केस में हम 3- ले लेते हैं और एक केस में हम 3+ ले लेते हैं। तो एक केस में ये एनायनिक की तरह वर्क करेगा और एक केस में ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स की तरह वर्क करेगा। ठीक है, अब बेसिकली अब हम बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे आए हैं यहाँ पे। अब आप कैसे पता लगाओगे, आपको कुछ हार्ड सा दिखा, ठीक है, तो आप कैसे पता लगाओगे कि बेसिकली जो हमारे कंपाउंड्स हैं वो डबल सॉल्ट्स हैं या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैं या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, हमारे पास कुछ सॉल्ट्स आपस में कंबाइंड हो रहे हैं। ठीक है, जो कंपाउंड्स हैं, लाइगेंड्स हैं, वो आपस में कंबाइंड हो रहे हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई हार्ड सा स्ट्रक्चर आ गया, तो आप कैसे बेसिकली पता लगा सकते हो, जब दो सॉल्ट्स आपस में फ्यूज होते हैं, कंबाइंड होते हैं, केमिकली कंबाइंड होते हैं, एक प्रपोर्शन में कंबाइंड होते हैं, ठीक है, और क्या उनके बीच में कॉमन रहता है, जब वो फिक्स प्रपोर्शन में कंबाइंड हो रहे हैं बाय वेट, मतलब वजन से उनका जो प्रपोर्शन रहेगा वो फिक्स रहेगा। तो जब उनका एक्वस फॉर्म बनाते हैं हम, पानी में उन्हें देखा जाता है, तो कुछ कॉम्प्लेक्सेस ऐसे होते हैं जो पानी में आयोनाइज हो जाते हैं और कुछ कॉम्प्लेक्सेस ऐसे होते हैं जो पानी में आयोनाइज नहीं होते। ठीक है, अब बेसिकली क्या होता है, जैसे कि अगर मैं बात करूं डबल सॉल्ट की, ठीक है, तो ये क्या होते हैं, आयनाइजेबल होते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे कि अभी हमने देखा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ठीक है, जो हमारी कॉम्प्लेक्स एंटिटी है, फॉर एग्जांपल मैंने यही एग्जांपल ले लिया, K4 हमने बाहर लिया है। ठीक है, तो इसे हम कर देते हैं, ठीक है, यहाँ से ब्रैकेट शुरू कर देंगे। ठीक है, ये हो गया Fe, Fe के साथ हमने Cl2 और NH3 4 ले लिया है। ठीक है, और यहाँ पर मैंने क्या ले लिया है, FeSO4 डॉट NH3 SO4 6H2O। ठीक है, तो इसका मतलब है मैं इसे एक्वस बना रही हूं, तो यहां पर क्या होगा,
कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड्स होंगे जब वो पानी में डिसॉल्व होते हैं, पानी में हम उनका एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं, तो ये नॉन आयनाइजेबल होते हैं, ये एक एंटिटी की तरह वर्क करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वहीं पे डबल सॉल्ट्स होंगे तो डबल सॉल्ट्स क्या होंगे, आयनाइजेबल हो जाएंगे। तो बेसिकली जब कोई भी सॉल्ट है और वो आयनाइजेबल हो रहा है, देखिए बेसिकली यहाँ पे मैं आप लोग के लिए डिफरेंस भी लेकर आई हूँ, ठीक है। देखिए डबल सॉल्ट्स है एक तरह और एक साइड हमारे पास कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स मतलब जो हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं, तो डबल सॉल्ट्स जो होते हैं इनमें जो कांस्टेंट आयंस होते हैं ये अपनी आइडेंटिटी को लूज एक तरीके से नहीं कर पाते हैं। आइडेंटिटी को लूज किस तरीके से कर रहे हैं ये, ठीक है, ये बेसिकली जो डबल सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है, वो क्या हो जाते हैं, आयोनाइज हो जाते हैं, कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं। मतलब जिससे मिलके वो बने हैं, जिससे भी मिलके वो बने हैं, वो उस पार्ट में आयोनाइज हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम लेते हैं, ठीक है, हम यहाँ पे ले रहे हैं, जैसे कि हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ले रहे हैं K4 FeCl2 एंड NH3। तो जैसे कि अभी हम सारी डेफिनेशंस पढ़ के आए हैं कॉम्प्लेक्स एंटिटी की, तो ये तो आपको पता चल रहा है कि K4 यहाँ पर भी क्या है, एक काउंटर आयन है, और इस ब्रैकेट के अंदर जितना भी कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है या फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी आप बोल सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या होगा, ये जो FeCl2NH3 है ये हमारा एक्वस सॉल्यूशन में आयोनाइज नहीं होगा। मतलब ये अपनी प्रॉपर्टीज में जो अपने कांस्टेंट पार्टिकल्स है उसमें डिसोसिएट नहीं होगा, बल्कि जो K4 है ये आयोनाइज हो सकता है, इसी वजह से काउंटर आयन है, ठीक है। वहीं अगर हम डबल सॉल्ट लें तो डबल सॉल्ट में अगर मैंने लिया FeSO4 और 4NH3 और मैंने इसका एक्वस बनाया, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये Fe आयंस भी दे देगा, ये SO4 सल्फेट के आयंस भी दे देगा, ठीक है, और ये अमोनिया के साथ नाइट्रोजन के आयंस भी दे देगा, H3O+ भी दे देगा, और पानी तो यहाँ पर प्रेजेंट ही है, तो एक्वा सोल्यूशन तो ये बन ही रहा है। इसका मतलब है जितने भी डबल सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है, जैसे पोटेश एलम हो गया आपका, मोर सॉल्ट हो गया आपका, ठीक है, वो बेसिकली क्या हो जाते हैं, कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं अपने कांस्टेंट पार्टिकल से, वो अपनी आइडेंटिटी को नहीं छोड़ते हैं। बल्कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं ये क्या करते हैं, बेसिकली ये यहाँ पर आयोनाइज नहीं हो पाते, और आयोनाइज ना होने की वजह से, ठीक है, इनमें कोई भी ऐसे प्रॉपरली चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन जो बाहर प्रेजेंट काउंटर आयन है वो आयनाइजेबल है, लेकिन ये जो कंप्लीट एंटिटी है ये आयनाइजेबल नहीं है, ठीक है। अब बेसिकली आज हमने देखा कि कैसे हम कंपाउंड्स बनाते हैं, कैसे हम लाइगैंड हमने स्टडी करे, हमने डेंटिसिटी हमने देखी, यूनिडेंटेड मोनोडेंटेड भी बोल सकते हैं, जिसे हम बाइडेंटेड भी बोल सकते हैं हम, ठीक है, और उसके अलावा पॉलीडेंटेड में भी हमने देखा, और EN और EDTA ये तो दो ऐसे एग्जाम्पल्स हैं डेंटिसिटी के बेस पे जहां से आपको 110% बोर्ड में क्वेश्चन मिलने वाला है, ठीक है। तो अब ये आपके ऊपर है कि आप इसकी कितनी प्रैक्टिस करते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम चिलेशन इफेक्ट देखेंगे, ठीक है, उसके बाद हम नॉमेनक्लेचर देखेंगे, देन वी विल गो थ्रू विद VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, एंड आफ्टर दैट हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी करेंगे, और फिर हम कैपेबल हो जाएंगे 7 आउट ऑफ 7 मार्क्स गेन करने के इस चैप्टर में। बेसिकली इस चैप्टर से इनऑर्गेनिक से कहीं पे भी आप बोलोगे कि मैम इनऑर्गेनिक में हम पढ़ें क्या, देखिए इतना कम टाइम बचा है हमारे पास, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि 28 को हमारा केमिस्ट्री का एग्जाम है, 28 Feb 2023, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, ठीक है। वैसे तो मैं आप लोग के लिए पास सक्सेस मंत्रा लाती ही रहती हूँ, लेकिन तब भी जैसे कि जितना जितना मैं कराती जा रही हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत स्ट्रेटेजाइज मटेरियल है जो मैं आप लोग के पास लेकर आ रही हूँ, ठीक है। इसमें हमें फोकस करना है बेसिकली इनऑर्गेनिक से बहुत थ्योरीज पे फोकस करना होता है, हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की थ्योरी पे फोकस करेंगे, फिर हम DNF की थ्योरीज पे भी फोकस करेंगे, लेकिन रिएक्शन पे भी फोकस करना है। और 2-3 बार के एग्जामिनेशन पेपर में हमने ये भी देखा है कि जो CFT जो हम इसमें लास्ट थ्योरी पढ़ेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, उसमें से भी एक न्यूमेरिकल मतलब O की वैल्यू हमारे पास निकालने के लिए आ सकती है, तो हम उस पे भी हमें वर्क करना है। लेकिन बेसिकली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इतना ज्यादा हार्ड एंड टफ कुछ नहीं है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको एक स्टेप लेकर जाती है ऊपर, ठीक है, एक सक्सेस के पाथ पे लेके जाती है,
क्योंकि बेसिकली जैसे कि हम देखते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में तो हम सारे न्यूमेरिकल पोर्शन पे हमें वर्क करना है, ठीक है। अब क्या होता है, हर किसी का तो न्यूमेरिकल पोर्शन स्ट्रांग नहीं होता, वैसे हमें स्ट्रांग करना है लेकिन एकदम से तो कोई भी चीज नहीं हो पाएगी, धीरे धीरे वर्क करनी है, ठीक है। अब अगर उस पे हम इनऑर्गेनिक की थ्योरी साथ साथ कवर करते जाते हैं, या अगर किसी का ऑर्गेनिक का पोर्शन अच्छा है और ऑर्गेनिक के साथ हम थ्योरी करते जाते हैं, तो हमारे यहाँ पे असर्शन रीजन भी क्लियर होता जाएगा। इनऑर्गेनिक से असर्शन रीजन आपका बहुत बनने वाला है, ठीक है। आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन सब्जेक्टिव पोर्शन में तो आएगा ही आएगा, लेकिन ये जो चैप्टर्स हैं, ये जो 2 चैप्टर्स हैं, इनऑर्गेनिक और कोऑर्डिनेशन, मतलब हमारी पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो हमें लेकर जाएगी पूरे 14 मार्क्स की तरफ, 7 + 7 14 मार्क्स, ठीक है। जिसमें हमारा मेजोरिटी ऑफ पोर्शन मैंने आप लोग को बताया ही, जो मंत्रा रहता है कोऑर्डिनेशन का, वो क्या रहता है 1 + 1 + 2 कितना हो गया 4 + 3, ठीक है। तो बेसिकली 4 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स में सीएफटी या वीबीटी में से रहता है, एंड जो शुरू के 4 क्वेश्चन आपके रहेंगे 1 + 1 इट्स फ्रॉम लाइगेंड्स, उनकी डेंटिसिटी, ठीक है, एंड नॉमेनक्लेचर रूल्स। तो कल हम करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ठीक है, और उसके बाद हम करेंगे वीबीटी एंड आफ्टर दैट सीएफटी। थैंक यू, बाय बाय।